नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वैज्ञानिकों ने बताए ओमिक्रॉन के लक्षण, स्किन पर रैसेस और असामान्य खुजली हो तो सावधान होने की है आपको जरूरत। कोविड टेस्ट जरूर से करवाएं ऐसी सिचुएशन में। जी हां दोस्तों, अब तक ओमिक्रॉन के लक्षणों को लेकर कोई पुख्ता रिसर्च सामने नहीं आई थी, लेकिन दोस्तों अब इसके लक्षणों को लेकर वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की है। किंग्स कॉलेज लंदन और स्वास्थ्य विज्ञान कंपनी GOE के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मरीजों को स्किन पर असामान्य रेशे और खुजली हो रही है तो यह ओमिक्रॉन हो सकता है। रिसर्च के मुताबिक स्किन पर अचानक चकत्ते आ जाते हैं, इसके कारण बहुत ज्यादा खुजली होती है तो यह ओमिक्रॉन के लक्षण हो सकते हैं। इसमें अधिकतर कोहनी, घुटने और हाथ और पैरों के पीछे या फिर छोटे लाल और खुजली वाले चकत्ते बनते हैं जो हफ्तों तक आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पर भी कुछ इस तरह के निशान दिखाई दे रहे हैं तो आपको कोरोना की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ओमिक्रॉन में अभी तक ऐसे गंभीर लक्षण देखने को नहीं मिले हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कंगना रनावत की फिर बड़ी मुश्किलें, मुंबई में दर्ज हुई शिकायत। जानिए क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, कंगना रनावत के खिलाफ अधिवक्ता आशीष राय और अंकित उपाध्याय के माध्यम से पुलिस शिकायत दर्ज की गई है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ में हाल ही में कंगना रनावत द्वारा दिए गए एक बयान, भीख मांगने में मिली आजादी के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुंबई के कांग्रेस महासचिव भरत सिंह द्वारा पुलिस शिकायत दर्ज की गई है। कंगना रनावत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए विले पार्ले थाने में पुलिस शिकायत की गई। शिकायत के तहत बताया गया है कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत ने दुनिया भर में प्रसारित साक्षात्कार के माध्यम से गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, जिससे भारतीय नागरिकों, महान पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों, वीरों और पूर्व नेताओं की राष्ट्रीय गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंची है। इसे राष्ट्रीय गरिमा के खिलाफ और असंवैधानिक बताया गया है। बयान की तुलना देश में दंगों और दहशत की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए की गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंगना रनावत आज़ादी और महात्मा गांधी को लेकर दिए गए बयानों के चलते लगातार विवादों में रही है। कंगना ने एक बयान में यह कहा था कि देश को आज़ादी 2014 में मिली, जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी को लेकर उन्होंने कहा था कि दोनों गाल आगे करने से आज़ादी नहीं भीख मिलती है। इस बयान पर भी ज़बरदस्त हंगामा हुआ था। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कंगना रनावत के बयान सही थे या कहां तक गलत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। 2021 को शेयर मार्केट ने कहा गुड बाय, साल के आखिरी दिन भी चढ़ा बाजार। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार ने 2021 के अंतिम दिन अच्छी बढ़त बनाई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 वाले निफ्टी 50 में 150 अंकों की बढ़त देखी गई तो BSE सेंसेक्स में 459 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। आज निफ्टी 0.87% बढ़कर 17,354 पर तो BSE सेंसेक्स 0.80% गिरकर 58,253 पर बंद हुआ। इसके अलावा निफ्टी बैंक 418.10 अंकों के उछाल के साथ 35,481.7 पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दक्षिण अफ्रीका ने नाइट कर्फ्यू हटाया, कहा कोरोना की चौथी लहर का पीक हुआ खत्म। जी हां दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण से जूझ रहे हैं। वायरस को फैलने से रोकने के लिए जहां कोरोना के नियमों में सख्ती बढ़ती जा रही है और लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है, वहीं इसी बीच दक्षिण अफ्रीका ने कोरोना की चौथी लहर से पार पाने का ऐलान कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है। लोगों के मूवमेंट पर लगी पाबंदी हटाने के साथ सरकार ने यह भी कहा है कि कार्यक्रमों में सीमित लोगों को ही एंट्री मिलेगी। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक देश में टीकाकरण और स्वास्थ्य क्षमताओं के आधार पर महामारी को लेकर जारी प्रतिबंधों में कुछ बदलाव किए गए हैं। सरकारी बयान में कहा गया है कि देश में कोरोना के मामले निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। सभी संकेत बता रहे हैं कि देश ने चौथी लहर की आशंका को पार कर लिया है। 25 दिसंबर से नए मामलों की संख्या में 29.7% की कमी देखी गई। इंडोर होने वाले कार्यक्रमों में 1000 और बाहर होने वाले कार्यक्रमों में 2000 लोग ही शामिल हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों जहां एक और दुनिया के देश कोरोना महामारी की वजह से पाबंदियां लगा रहे हैं, वहां सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश अब पाबंदियों में छूट दे रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अंडर 19 एशिया कप, श्रीलंका को हरा 8वीं बार एशिया कप विजेता बना भारत। विश्व कप के लिए तैयारियां हो गई है शुरू।
जी हाँ दोस्तों, अंडर 19 एशिया कप चैंपियन बन गई है भारत। उसने शुक्रवार को दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को DLS मेथड के तहत 9 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही जूनियर टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप पर कब्जा जमाया है। दोस्तों, भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला हारने के बाद टूर्नामेंट में जोरदार वापसी की और फाइनल में श्रीलंका को धूल चटाई। फाइनल मुकाबले की पहली पारी में बारिश ने खलल डाला और मैच को 50 ओवर से घटाकर 38 ओवर तक सीमित करना पड़ा। बारिश आने तक श्रीलंकाई पारी के 32 ओवर पूरे हो चुके थे और ब्रेक के बाद उन्हें सिर्फ 6 ओवर खेलने को मिले। हालांकि भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाज पूरी तरह से विफल रहे और निर्धारित 38 ओवरों में 9 विकेट खोकर सिर्फ 106 रन बना पाए। 32वें ओवर तक श्रीलंका ने 7 विकेट गंवा दिए थे। ऐसे में DLS नियम से 102 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे भारत ने आसानी से हासिल कर लिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव के करीबी पुष्पराज के घर और दफ्तरों पर पड़ा IT का छापा। लखनऊ सहित 50 जगहों पर सर्चिंग है जारी। जी हां दोस्तों, आखिरकार असली पी पर छापा पड़ ही गया है। 200 करोड़ी पीयूष जैन के घर छापे के बाद बार बार यह बात सामने आ रही थी कि आयकर अफसरों ने गलती से पी के चक्कर में पीयूष जैन के घर पर छापा मार दिया, जबकि निशाना दूसरे वाले पी यानी कि MLC पुष्पराज जैन पप्पी थे। खैर, 8 दिन बाद उस गलती को आयकर अफसरों ने ठीक कर लिया। शुक्रवार सुबह 7 बजे आयकर अफसर पप्पी के कन्नौज स्थित घर पर पहुंच गए। थोड़ी देर में ही खबर आने लगी कि सिर्फ कन्नौज ही नहीं बल्कि कानपुर, हाथरस, नोएडा और अंबेडकर नगर में भी पप्पी की फैक्ट्री और ऑफिसेज में छापेमारी हुई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पप्पी ने 2022 के लिए 22 फूलों से बना समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। वह अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। सिर्फ पप्पी जैन के यहाँ ही नहीं बल्कि IT ने यूपी में 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इससे यूपी की दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। इन 50 में से 6-7 ठिकाने पप्पी जैन के हैं। जैन के लखनऊ के अलावा कन्नौज, कानपुर, नोएडा और हाथरस के ठिकानों पर सुबह से ही सर्चिंग जारी है, लेकिन अभी तक कोई खबर बाहर नहीं आई है कि कितना कैश बरामद हुआ है या फिर कोई भी ऐसी अनहोनी हुई है या नहीं। ऐसी कोई खबर अभी तक लीक नहीं हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, साल 2021 में कमाई के मामले में अंबानी रहे पीछे। गौतम अडानी की संपत्ति 3.15 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। अंबानी ने कमाए 98,000 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी की संपत्ति साल 2021 में 3.15 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। इसी दौरान दानदाता, निवेशक और बिजनेसमैन अजीज प्रेमजी ने मुकेश अंबानी से ज्यादा कमाई की। ब्लूमबर्ग की इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी की संपत्ति 6.81 लाख करोड़ रुपए रही। पूरे साल के दौरान उनकी कमाई 98,800 करोड़ रुपए बढ़ी, जबकि गौतम अडानी ने 3.15 लाख करोड़ रुपए कमाए। उनकी कुल संपत्ति 5.72 लाख करोड़ रुपए रही। दोस्तों, दुनिया में मुकेश अंबानी 12वें नंबर पर हैं और अडानी सबसे अमीरों की सूची में 14वें नंबर पर हैं। दुनिया के टॉप 10 अमीर अरबपति बिजनेसमैन की लिस्ट में कोई भी भारतीय नहीं है। अडानी की कुल 6 लिस्टेड कंपनियां हैं जिन्होंने साल 2021 में सॉलिड फायदा निवेशकों को दिया। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर ने 2.45 गुना का रिटर्न दिया। अडानी ट्रांसमिशन ने 288% और अडानी टोटल गैस ने 351% का लाभ दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना हुआ महंगा, चांदी की भी कीमतें बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में आज यानी कि साल के आखिरी दिन सोने के भाव में तेजी देखने को मिली। वहीं चांदी की कीमतों में अच्छा उछाल दर्ज किया गया। दिल्ली सराफा बाजार में सोने के दाम में 144 रुपए की तेजी आई, जबकि चांदी 664 रुपए बढ़ गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का दाम 144 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के बाद 46,874 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी 664 रुपए की तेजी के बाद 61,015 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, क्रिप्टो प्राइजेस टुडे। 3 दिन बाद बिटकॉइन में आया उछाल। 3 दिन से लगातार थी गिरावट। जी हाँ दोस्तों, लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद शुक्रवार यानी कि साल 2021 के आखिरी दिन को क्रिप्टो करेंसी बाजार ने थोड़ी बढ़त दिखाई। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पिछले 24 घंटे के दौरान 1.55% की बढ़ोतरी देखी गई। आज क्रिप्टो करेंसी बाजार का पूंजीकरण $2,221 बिलियन रहा। इसमें बिटकॉइन का प्रभुत्व बढ़कर 40.20% हो गया। इथेरियम का बाजार 20.1% रहा। इससे पिछले 24 घंटे में बड़ी करेंसीज बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, कार्डोना, XRP और टेरा के कॉइन्स में उछाल आया है, जबकि बिनास कॉइन और टेथर में हल्की गिरावट देखी गई है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान में सोने की नदी, मिट्टी में दबे 250 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति, सर्वे में अरबों का सोना छिपा होने का हुआ खुलासा। राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी कस्बे में पहाड़ियों के बीच 56 साल पुरानी नदी इतनी गहरी मिली है कि कई पहाड़ इसमें धंस चुके हैं। 56 वर्षों में यहाँ इतनी कीमती मेटल निकल चुके हैं कि अब यहाँ की मिट्टी भी सोने के भाव बिक रही है। तकरीबन 8 किलोमीटर में फैली इस मिट्टी की कीमत 250 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। एक विदेशी एजेंसी के सर्वे में भी यहाँ सोना होने की पुष्टि हो चुकी है। नदी के बनने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है दोस्तों। कॉपर माइन से निकलने वाले तांबे के वेस्ट को यहाँ पाइप के जरिए छोड़ा जाता है। इस वजह से यहाँ सोने चांदी के कई मिनरल जमा हो गए और एक पूरी नदी बन गई। देखने में भले ही यह कचरा लगता हो, लेकिन इसकी कीमत करोड़ों में है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। मोबाइल हैंडसेट कंपनी Xiaomi और Oppo ने किया टैक्स कानून का उल्लंघन, 1000 करोड़ रुपए भरना पड़ सकता है टैक्स। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी Xiaomi और Oppo पर टैक्स कानून उल्लंघन करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। टैक्स विभाग ने 21 दिसंबर 2021 को इन विदेशी मोबाइल संचार और मोबाइल हैंडसेट निर्माण कंपनियों और उनसे जुड़े व्यक्तियों के मामले में पूरे देश में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था। कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और NCR राज्यों के विभिन्न परिसरों को कार्रवाई में शामिल किया गया है। इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई में पता चला है कि ये दो प्रमुख कंपनियों ने विदेशों में स्थित अपने समूह की कंपनियों को और उनकी तरफ से रॉयल्टी के तौर पर 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया। तलाशी कार्रवाई के दौरान जुटाए गए तथ्यों और सबूतों के आलोक में इस तरह के खर्च का दावा सही नहीं माना जा सकता। तलाशी अभियान में पाई गई अनियमितताओं के कारण दोनों कंपनियों पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।